उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं और क्रिटिकल क्वेश्चन करने हर एक ने। इसमें ये नहीं है हम किसी को लेट डाउन करना चाहते हैं या किसी की हम बेइज्जती करना चाहते हैं, वो नहीं है। जब जितने क्वेश्चन करेंगे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि शायद फवाद साहब को अभी आज आते होंगे सारे, फवाद को नहीं आते होंगे, मैं कुछ के मैं आंसर कर दूंगा, कुछ के फेल साहब कर देंगे, कुछ के विश्राज साहब कर देंगे, कुछ के आपको आते होंगे वो कर देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज ये टॉपिक प्रेजेंट हो तो ये अब आप सबका क्लियर होने चाहिए, उनके बेसिक कंसेप्ट सारे अंडरस्टैंडिंग के साथ आने चाहिए। तो इन प्रेजेंटेशन का ये फायदा हमने एडवांटेज लेना है। अगेन मैं बता रहा हूँ क्रिटिकल एनालिसिस करना है, ये नहीं हमने एक दूसरे की रही रखने के लिए बस नहीं हम इसको भी हम क्वेश्चन ना पूछें दूसरे से भी नहीं, आप लोग नहीं पूछेंगे तो फिर हम खुद पूछेंगे। So first of all, I will tell about the why do we need data partitioning and what is data partitioning is. So data partitioning is the division of the whole data into 2, 3 or more non-overlapping sets. ठीक हो गया सर। So I will tell you about why we need data partitioning and what is data partitioning is, and what would be the techniques which are commonly being used in the industry or in the education sector. So जब हमारे पास जो डाटा होता है that is becoming very large, it is not possible to test and train our model for the whole set of data. हमारे पास अब जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो काफी ज्यादा तादाद के अंदर है, हजारों के अंदर और अब इवन के मिलियंस के अंदर आ रहे हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट फिजिबल कि हमारे पास ऐसे जो है जीपीयूज की भी खास लिमिट होती है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की भी खास लिमिट है जिससे हम डाटा को जो है पूरे के पूरे डाटा को हम जो है अपने मॉडल को पूरे के पूरे डाटा पे ट्रेन नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम डाटा पार्टीशनिंग डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं जिसमें हम डाटा को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पोर्शंस के अंदर और डाटा को हम ऐसे करते हैं कि दैट शुड बी नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि ओवर एक डाटा जो है आपका अगर हम इसके 2 या 3 पोर्शंस बना रहे हैं तो डाटा शुड नॉट बी कॉपीड इन द सिमिलर डाटा शुड नॉट बी कॉपीड इन द सेम ग्रुप्स, यानी कि अगर आपके पास 3 पोर्शन बन रहे हैं तो सेम डाटा जो है वो 3 पोर्शन में ना जाए, द डाटा शुड बी वेरी डिफरेंट इन ऑल द 3 ग्रुप्स। तो मेरे ख्याल से उस डाटा पार्टीशनिंग की थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि डाटा पार्टीशनिंग हम क्यों यूज कर रहे हैं और डाटा पार्टीशनिंग है क्या। लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। व्हाई, और इसको हम डाटा को पार्टीशन कर क्यों रहे हैं, बिकॉज हम इसके एक और रीजन ये भी है कि हमारे पास जब हमने अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया होता है, मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन कर लिया होता है, तो हम इसको टेस्ट भी करना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास डाटा रेयर है या डाटा लिमिटेड है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम डाटा को टेस्ट नहीं कर सकते, तो डाटा को हम जो डाटा हमारे पास पड़ा होगा उस डाटा को हम यूज करते हुए अपने मॉडल को चेक भी कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं अगर हमारे पास डाटा जो है रन टाइम पे अवेलेबल फ्रेश डाटा या न्यू डाटा अवेलेबल ना हो सके। तो दैट्स व्हाई वी also partition the data so that we can make verification of our model and make some great changing in it. उसमें जो सबसे पहला मेथड जो मोस्ट कॉमनली लिटरेचर में मिलता है that is the test set method and it is very popular, in which we divide the whole data set into 2 portions. We divide it into the training set and we divide it into the testing set. जो मोस्टली जो है आमतौर पे जो टेक्निक लगाई जाती है वो 30-70 की रेशो होती है। 30% जो है हम इसको टेस्टिंग के लिए रख लेते हैं और 70% पे जो है डाटा को हम ट्रेन करते हैं। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे एक टेबल है जिसमें अगर आपके पास 30 रोज हैं, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो है हमारे पास 20 जो है हमारे पास उसके लिए टेस्टिंग के लिए आ जाएंगी और जो 10 रोज होंगी 20 जो है वो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए होंगे, 10 जो है वो हमारे पास टेस्टिंग के लिए। तो वो पिछली स्लाइड निकालें, ये आपने लिखा रैंडमली चूज 30% ऑफ द डाटा टू बी इन टेस्ट डाटा, ठीक है? जी सर, जी सर। अगर आपके पास 2 क्लासेस हैं
मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास 2 क्लासेस हैं, ठीक है, जी सर। और आपके पास 100 टोटल 100 सैंपल हैं, ठीक हो गया? जी सर। आपने 30%, आपने 70% कहा जी मैं ट्रेनिंग में रखना है, या 30% आपने टेस्टिंग में रखना है, ठीक हो गया? जी सर। अब आपने कहा रैंडमली सिलेक्ट करना है, रैंडमली हो सकता है वो किसी एक क्लास के सिलेक्ट हो जाए सारे। एग्जैक्टली सर। सर दिस इज द इशू। ये तो प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी? सर ये ये तो मैं प्रॉब्लम आगे नहीं आ जाएगा डिस्कस फिर? करना है। जब हम क्रॉस हाँ जी, वैलिडेशन आगे बताएंगे उसमें यही प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये यहाँ पे रैंडमली लिख रहे हैं ना, तो आप ये लिखें कि क्लास बैलेंसिंग प्रॉब्लम आता है एक। जी सर, वो अगली स्लाइड में है वो, हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है इसके। अच्छा जी सर। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे चलो। जी सर। तो ये हमारे पास पहली टेक्निक आ गई जिसके अंदर हम लोग जो है टेस्टिंग और ट्रेनिंग के अंदर अपने डाटा को जो यहाँ पे जो अहम पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि ट्रेनिंग वाला डाटा जो है वो ज्यादा होता है और जो टेस्टिंग वाला डाटा होता है वो हमारे पास कम होता है। नहीं नहीं, ऐसा ना करें। जी इसका सर। इसका स्पेसिफिक नाम भी है, जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड करते हैं परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है? जी सर। सर उसका काइंडली नाम क्या भला? 70-30 जिसे हम सर कहते हैं। जिस तरह 70-30 करते हैं, 50-50 करते हैं, 40-60 कर सकते हैं, ठीक है? जी सर। जी सर। इसका ये जो इस डेटा मेथड का सेट है इसका स्पेसिफिक, नाम है। इसका नाम है ना कोई स्पेशल? डाटा पार्टीशनिंग, जी सर इसका बिल्कुल नाम है। एक तो क्रॉस फोल्ड होता है, इसका बिल्कुल बिल्कुल एक नाम होता है। होल्ड, मेरे ख्याल में होल्ड आउट होता है या क्या होता है, इसको देख लेना, ठीक है? होल्ड आउट ही है, होल्ड आउट जी ही है। सर। जी सर मैं और ये जरूरी नहीं है कि आप ट्रेनिंग डाटा ज्यादा रखेंगे और टेस्टिंग डाटा कम रखेंगे, ठीक है? तो सर फिर मॉडल ये आप बैलेंस भी रख सकते हैं, इक्वल भी रख सकते हैं, 50-50 रख लें, ठीक ठीक है ठीक सर। है? ठीक है। अगर आप कह रहे हैं ना, मसला मैं 70-30 रख लेता हूं, तो हो सकता है उसमें ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम आ जाए, सही 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 सही, बिल्कुल सही है। ठीक है? आप खुद सोचे ना कि आपने क्लास के अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक पढ़ा दिए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है, जी सर। और थोड़ी सी चीज आप रख लेते हैं टेस्टिंग करने के लिए, ठीक जी है? तो सर। वो तो ओवरफिटिंग होगी ना, आपने ट्रेनिंग बहुत ज्यादा बच्चों को दे दिया, थोड़ा सा आप पोर्शन पे टेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो सर रिजल्ट्स होते हैं ना, वो फिर उतने वैलिडिटी नहीं रहती उसकी। सर ये भी केस टू केस वेरी करेगा, जहाँ पे डाटा थोड़ा होगा तो वहाँ पे कुछ पोर्शन डिफरेंट करेंगे और जहाँ पे डाटा ज्यादा होगा। ये असल में ना कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है अभी तक यहाँ बना कोई, ठीक कि है। कितने परसेंट डाटा को ट्रेनिंग में रखें, कितने परसेंट टेस्टिंग रखें। इसको ना फिर हिट एंड ट्रायल, या इसको हम एम्पिरिकल मेथड से इसको यूज कर लेते हैं, डिफरेंट रेशियो ये रख के उसको टेस्ट करके फिर करते हैं। या आगे ना टेस्ट भी आएंगे चिराग साहब। जी जी, ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये आगे ना डिपेंड सर करेगा। जी, एक आगे ना एक आप चीज लिख लें, ये किसी को असाइन करनी है कि जब पार्टीशनिंग मेथड होते हैं ना, इनको टेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। कि कौन सी पार्टीशनिंग मेथड बेस्ट टेस्ट है। एक तो अभी वो एमएससी वगैरह वो चीज बताएंगे, एक टी टेस्ट होता है, पी टेस्ट होता है, पी वैल्यू होती है, ठीक है? वो भी किसी को असाइन करना कि कोई प्रेजेंट करे उनको। सर एक पी टेस्ट हो सकता है। पी टेस्ट, टी टेस्ट होता है और पी वैल्यू होती है, ठीक है? इस तरह के और भी टेस्ट होते हैं जो यूज किए जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। चलो आगे चलें। Okay, to evaluate the performance of the model, we use mean square error, and this is the formula of mean square error. इसमें सर m मेरा एक जो है, क्वेश्चन था। जी 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 प्लीज। मेरा सवाल था डॉक्टर साहब आपसे, इरफान जाफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आप जो हाँ। कह रहे हैं कि हम जो हम ये डाटा सेट की कोई हमारे पास ये नहीं है कि 30-70 हो या 60-40 हो, लेकिन अगर हमारे पास कोई डाटा सेट अवेलेबल है और उसने खुद ही पार्टीशन की हुई है कि जी सपोज करें कि उसने डाटा सेट में जो ट्रेनिंग है उसमें उसने 2000 इमेजेस दिए हुए और टेस्टिंग के लिए उसने खुद ही स्पेसिफाई कर दिया 500 इमेजेस, तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं जो गिवन डाटा सेट हो, कि उसकी हम बढ़ा दें ट्रेनिंग की वैल्यूज? एक्चुअली जिसमें मैं काम कर रहा हूँ मल्टी मॉडल। जी सर प्लीज प्लीज। हाँ जी, आप कर लें, पहले बोल लें। सर जिसमें मैं काम कर रहा हूँ मल्टी मॉडल है, जिसमें हम वॉइस रिकग्निशन को भी हम कर रहे हैं, उसके अलावा हम फेशियल एक्सप्रेशंस को भी देख रहे हैं। तो इसमें दोनों डाटा सेट बराबर हमें नहीं मिल रहे हैं कहीं पे। अगर डेफिनेटली डिफरेंट डाटा सेट्स हैं,
एक में फेशियल एक्सप्रेशंस हैं मास्क के साथ, एक में वॉइस में है। तो क्या मेरा सवाल सिर्फ ये था, क्या हम टेस्टिंग में, क्या हम खुद ब खुद जो उन्होंने वहां पे हमें टेस्टिंग में अज्यूम करें 500 इमेजेस दिए हुए, क्या उसको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ? कैन आई चेंज देयर वैल्यू बाय यूजिंग डेटा ऑगमेंटेशन? जी हाफिज साहब, देखें आप वो जो एग्जिस्टिंग डाटा सेट गिवन होते हैं ना भाई, ट्रेनिंग में डिवाइड करके रख देते हैं और टेस्टिंग में डिवाइड करके रख देते हैं, ठीक है। जी सर। वो ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपटीशन होते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस को ना इवैल्यूएशन के लिए यूज किया जाता है। वहां पे ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग में ऑलरेडी डिवाइड करके रख देते हैं। और दूसरा वो इस चीज को इंश्योर कर रहे होते हैं कि अगर टेस्टिंग हो रही है तो उसमें जो क्लास बैलेंसिंग प्रॉब्लम है वो भी इंश्योर रहे। अगर मैं कहता हूँ जी मैंने लेने को टेस्टिंग में, हो सकता है मेरे रिजल्ट डिफरेंट आए और सेम रेशियो पे आपने ट्रेनिंग टेस्टिंग किया, आपके रिजल्ट डिफरेंट आए। ये पॉसिबल है। उसकी रीजन क्या है कि हो सकता है जो टेस्टिंग में डाटा मेरे पास आया है वो बहुत अच्छा आ गया हो, और जो आपके टेस्टिंग में डाटा है वो कॉम्प्लेक्स किस्म का आ गया हो, ओवरलैप डाटा आ गया हो। तो इट मीन अगर मैं टेस्टिंग को डाटा को सेपरेट खुद करूंगा और आप टेस्टिंग डाटा को सेपरेट करेंगे तो हो सकता है परफॉर्मेंस डिफरेंट आ जाए। तो जो कंपटीशन होते हैं ना वहां पे वो यही काम करते हैं कि ट्रेनिंग डाटा को ऑलरेडी ट्रेन के लिए यूज करवाते हैं और टेस्टिंग को खुद वो सेपरेट करके रखते हैं, ताकि उसी सेम टेस्टिंग डाटा पे सारे एल्गोरिदम कंपेयर किए जाए, ताकि सबकी ये ना को कहे कि नहीं यार मेरा जो टेस्टिंग डाटा था वो डिफरेंट था, वो कम्प्लेक्स था, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस कम आ गई है। और कोई कह सकता है नहीं जी उसका जो टेस्टिंग डाटा होगा हो सकता है वो बहुत अच्छा बन गया हो, लीनियर किस्म का बन गया हो, इजीली सेपरेबल हो और उस पर तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर आ गई होगी। तो आप जो मसलन करना चाहते हैं ना अपने रिसर्च के लिए, उसके लिए यस आपको टेस्टिंग डाटा को चेंज करना चाहिए, आप उसमें मजीद सैंपल इंक्रीज करें, और हमेशा जो टेस्टिंग होती है वो ज्यादा कम्प्लेक्स डाटा पे करनी चाहिए, ताकि आपकी जो ट्रेन मॉडल है उसकी वैलिडेशन ट्रूली सेंस में हो। और इवन आप अननोन सैंपल लेके भी उस पर टेस्ट कर सकते हैं कि इस पे परफॉर्मेंस कैसे दे रहा वो। तो यस यू कैन चेंज टेस्टिंग डाटा बाय यूजिंग ऑगमेंटेशन मेथड, और इवन जो ट्रेनिंग डाटा ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है उसी में से आप कुछ पोर्शन निकाल लें, उस पे भी टेस्ट कर दें आगे जाके, या दोनों को मर्ज कर दें और मर्ज करके उसके बाद आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग को सेपरेट कर लें डिफरेंट रेशियो लगा के। क्लियर हो गया फिर जी? जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। प्लीज क्वेश्चन करें यहाँ पे। देखिए प्रेजेंटेशन देने का एक मकसद है कि हम सारे इकट्ठे बैठ के एक दूसरे के क्वेश्चन करके मैं खुद अपने कंसेप्ट भी बेहतर कर रहा हूँ इसी बहाने, और हो सकता है दूसरे के कंसेप्ट भी उनसे हम खुद कुछ लर्न कर लें। तो इसलिए क्वेश्चन करें, अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही तो आप रोक के आप कहें मैं यहाँ पे क्लियर करें ये चीज। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, एक्चुअली बात ये होती है ना, ये बात स्टार्ट होती है आपके मॉडल के, आपने मॉडल जो है ना वो ट्रेन करना है तो वो जनरलाइज है या फिर स्पेशलाइज्ड है। तो वहां पे आपने, और इससे पहले मैं जरा ना एक स्टेप पीछे भी जाऊंगा कि आपको ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, ये जो सर कह रहे थे कि आप टी टेस्ट या पी वैल्यूज, यूजुअली टी टेस्ट यूज होता है, तो टी टेस्ट को जब आप यूज करेंगे ना तो आपको वो डिपेंड, वो बताता है आपको कि आपका डेटा का स्प्लिट कैसा है, कि जो डेटा की क्वालिटी कैसी है। तो दोबारा बताइए। जी, टी टेस्ट जो है ना वो आपको बताता है कि डेटा की क्वालिटी कैसी है आपकी, कि डेटा के नंबर ऑफ फीचर्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर नंबर ऑफ फीचर 50 है, 50 फीचर है और मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल 100 है, तो वो डेटा सूटेबल नहीं है मेरे लिए। तो हमें इस चीज को भी डेटा पार्टीशनिंग में केयरफुल रहना होता है कि नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं, और वो कर्व्स और डायमेंशनैलिटी का कंसेप्ट भी। ये जो डेटा स्प्लिट का फिर जो होता है कि अल्टीमेटली आपका मॉडल जो होता है वो टू स्पेशलाइज भी ना हो और टू जनरलाइज भी ना हो, तो आपने इन बिटवीन रहना होता है। सो अभी तो मतलब ये जो डेटा पार्टीशनिंग है इसको जब आप कनेक्ट करेंगे कि आप रेदर आप जब वो रैंडम फॉरेस्ट यूज कर रहे हैं, आप स्पोर्ट वेक्टर मशीन यूज कर रहे हैं, या आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो फिर ये उस चीज से भी अल्टीमेटली कनेक्ट होती है। लेकिन अभी एक इनिशियल प्रेजेंटेशन है तो अभी इसको आप कंटिन्यू करें।
Thank you very much, sir. ठीक है, कंटिन्यू कर। Thank you very much, sir. So there is a performance measure of mean square error. ये उसका छोटा सा फार्मूला दिया हुआ है जिसमें हमने मीन लिया है the difference between the actual value and the predicted value yi minus fx का स्क्वायर लिया और उसको हमने मीन से उसको मीन निकालिए 1/n करके. The test MSE gives us an idea of how well a model will perform on data on it has not previously seen. तो ये मैं उस वक्त बता रहा होता है कि उस डाटा के ऊपर जो आपके पास नया डाटा है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं. टेस्ट एमएससी कैन वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द, जैसे अभी सर ने बात की थी कि आपके पास जो डाटा जो मॉडल है वो ओवरफिट हो सकता है. अगर आपके पास 1 मिलियन अगर आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है और आपने सिर्फ 70-30 अगर कर लिया है और 30 आपका पोर्शन वो वाला है जिसमें आपके पास डाटा बहुत ज्यादा जिसमें वेरिएंस बहुत ज्यादा आ रही है, डाटा आपके पास बहुत ज्यादा वेरी हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एमएससी के अंदर ये प्रॉब्लम आएगा. तो इसलिए हम जो 70-30 वाला मॉडल है, इसलिए वो अक्सर जगह पे जाके जो है वो फेल हो जाता है, वो आप में वहां पे जाके वो कामयाब नहीं होता. मेरे ख्याल से इस पूरी स्लाइड पे पिछली अभी बात की डॉक्टर इरफान जफर साहब ने भी की, शिराज साहब ने भी की. एनी कंफ्यूजन तो we can discuss it again. Okay, so test MSC could be different for different set of observations. तो इसका solution क्या है? Fit a model several times using a different training and testing set each time. हर दफा हम different उसकी scheme को change करते हैं and then calculate the test MSC to be the average of all the test MSCs. हम क्या करते हैं, हम बार बार जो है उसके रेशो को चेंज करते हैं और उसके बाद मॉडल को फिट करते हैं और आखिर पे जाके जो है एंड पे उसका एवरेज उसका ले लेते हैं, एवरेज एमएससी लेते हैं. और इसको हम कहते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड अ क्रॉस वैलिडेशन. जो क्रॉस वैलिडेशन होता है उसमें एक खास स्पेशल टाइप है जिसको हम कहते हैं लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, LOOCV. और उसका फार्मूला जो है, उसकी जो टेक्निक है वो बहुत ही आसान सी टेक्निक है. हमारे पास अच्छा एक मिनट फवाद साहब जी सर यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दें कि इट मीन अगर आप लोग हाफिज साहब जी सर आप रिजल्ट निकाल रहे हैं ना अभी, तो जी आपने रिजल्ट एक इटरेशन पे नहीं निकालने हैं. एक दफा चलाया उसके रिजल्ट नोट डाउन कर लिए और आपने रिजल्ट प्रेजेंट कर देने हैं. ठीक है, आपने कम से कम 10 टाइम, जो वैसे होता है ना एवरेज, वो तकरीबन 20 टाइम कहा जाता है, वो 20 टाइम आप रिजल्ट कैलकुलेट करें, फिर उसकी एवरेज लेके फिर आप रिजल्ट शो करें. ठीक सर. और अक्सर रिजल्ट में ना आपने लिखा होगा प्लस माइनस आगे लिखा होता है 2, 1, 1.2, 1.3. ठीक है, तो उसका मतलब यही होता है कि इतने % वो वेरी कर सकता है, एक्यूरेसी ऊपर भी जा सकती है नीचे भी आ सकती है. मतलब एक दफा आपने चलाया आपके पास 95% रिजल्ट आ गया, नेक्स्ट टाइम चलाया 90% आ गया, फिर नेक्स्ट टाइम आपने चलाया 92, 93, 92, 91, 94, 95 यहाँ पे आ रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब जब आप एवरेज लेंगे वो तकरीबन कहीं 92 सपोज आ गई है, तो 92 प्लस माइनस आप 2 या 3 लिख सकते हैं कि परफॉर्मेंस जब मैक्सिमम एक्यूरेसी जो होती है 95 भी हो सकती है. तो इसका मतलब 92 प्लस 3 करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी जो होगी 95 हो जाएगी, माइनस भी हो सकती है. ठीक है, इसलिए कुछ पेपर में ना आप जब रिजल्ट्स देखेंगे ना तो हर जो टेबल होते हैं उनके साथ प्लस माइनस करके 7 नंबर लिखा होता है. सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब टेस्टिंग पे हम जाते हैं तो उसमें डेफिनेटली जो टेस्टिंग का जो रिजल्ट है उसमें वेरिएशन आती है तकरीबन 3 to 4, मतलब उसमें प्लस माइनस हो रहा होता है. ये आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है. चलें सर मैं तो ये इस चीज को आपने ऐसे हैंडल करना है कि आप मसलन अभी आपके पास अगर टाइम ना हो ना तो आप अगर 3 दफा चलाते हैं, ठीक है, आपको अंदाजा हो जाएगा कितने % आ रहा है. लेकिन अगर आपने पेपर में लिखना है तो आप वहां पे लिखेंगे 10 टाइम या 20 टाइम मैंने इटरेशन किया, फिर इसके एवरेज रिजल्ट दिए, फिर इसको मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक सर, ठीक है ना, मैं इसमें ये चीज आपको इंश्योर होना चाहिए. मैं सर इसमें एक चीज ऐड करूंगा, ये जो डीप जो शहजाद है ना, आप सब वो यूज कर रहे थे डीप न्यूरल आर्किटेक्चर. तो डीप न्यूरल आर्किटेक्चर जो है ना, उसकी वो जो ट्रेनिंग कर्व, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, ट्रेनिंग लॉस, एडिशन एक्यूरेसी, एडिशन लॉस की जो कर्व्स है ना, वो आप उनके बारे में कमेंट आप कह ही तब सकते हैं कि मेरा मॉडल पूरा ट्रेन हो गया जब आप 30 या 40
ईपॉक्स तक जाएंगे या मिनिमम 20 ईपॉक्स रन करेंगे। अब वो जो 20 ईपॉक्स रन करना है ना, वो 20 ईपॉक्स के लिए सेम ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा सेट है। अब वो 2020 के ये 5 सेट्स बना सकते हैं कि एक दफा ट्रेनिंग और वैलिडेशन का एक स्प्लिट के लिए 20 ईपॉक्स रन करेंगे, उसमें बेस्ट वैलिडेशन एक्यूरेसी लेंगे। फिर ये सेकंड स्प्लिट का कर लेंगे और उसके लिए ये 20 ईपॉक्स रन करेंगे। फिर ये थर्ड स्प्लिट, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। ये जितने लोग डीप न्यूरल आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, इन लोगों के लिए जो ईपॉक्स है उसका ईपॉक्स में आप डेटा सेट चेंज नहीं करेंगे। ईपॉक्स में ट्रेनिंग वैलिडेशन का स्प्लिट सेम रहेगा। फिर आप नेक्स्ट आप एक स्प्लिट लेंगे, उसके लिए 20 ईपॉक्स, फिर एक और लेंगे उसके लिए 20 ईपॉक्स। तो हर एक मेथड में जो बेस्ट वैलिडेशन एक्यूरेसी आएगी आप वो यूज करेंगे। फिर उन 5 एक्यूरेसीज का आप मीन ले लेंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन। ये डीप न्यूरल नेटवर्क अस्सलाम में वालेकुम सर। चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, प्लीज ये आप रिपीट कर दीजिए पॉइंट आपने जो भी स्प्लिट का बोला है, और आपने बताया ना कि ईपॉश हम 20 कर रहे हैं। सर इसको एक दफा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। देखिए, आप डीप न्यूरल आर्किटेक्चर जो है वो आपका लर्न करता रहता है। आपने जो ट्रेनिंग, हमने आपसे लोगों से कहा था, जितने लोग भी डीप न्यूरल आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं किसी भी किस्म का, चाहे VGJ16 है, एलिक्सनेट है, आप लोग अपनी ट्रेनिंग एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी, ट्रेनिंग लॉस, वैलिडेशन लॉस, 4 कर्व आप मस्ट प्लॉट करेंगे। आप लोग फिर ट्रेनिंग एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी की कर्व को देखकर डिसाइड करेंगे कि आपका मॉडल ओवरफिट हो रहा है या आपका मॉडल अंडरफिट हो रहा है, या आपने ट्रेनिंग स्टॉप करनी है क्योंकि आप फर्दर वैलिडेशन एक्यूरेसी फर्दर आपकी इंक्रीज नहीं हो रही। ये सारा काम अगर आप 10, 20 ईपॉक्स तक एटलीस्ट आप करें तो फिर आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। और 20 ईपॉक्स तक करने का मतलब ये है कि आपने ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा सेट चेंज नहीं करना। जब एक दफा आपका स्टेबल रिजल्ट्स हो जाएंगे तो फिर अगर आप इसके ऊपर आप क्रॉस वैलिडेशन फिट करनी है तो आप फिर एक नया डेटा सेट का एक नया स्प्लिट क्रिएट करेंगे। फिर आप उसके लिए 20 ईपॉक्स, फिर एक नया स्प्लिट, फिर 20 ईपॉक्स, फिर नया स्प्लिट, फिर 20 ईपॉक्स। सर इसका मतलब है कि अगर मैंने अभी 80% जो है वो ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ है और 20% जो है वो टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम पे मैं जो ये स्प्लिट है इसको चेंज करूं और फिर दोबारा उसको करूं, मॉडल ट्रेन ये करूं। देखिए, ये जो टर्म यूज हो रही है ना टेस्ट और ट्रेनिंग की, ये बेसिकली आपके जो सुपरवाइज लर्निंग मेथड है या स्टैटिस्टिकल मेथड है उनके हिसाब से है। एक्चुअली जो डीप न्यूरल नेटवर्क में आप इसको कहेंगे कि मेरा डेटा सेट ट्रेनिंग और वैलिडेशन है। जो टेस्ट डेटा सेट होता है वो तो आपके मॉडल ने देखा ही नहीं होता, वो तो मॉडल फर्स्ट टाइम देख रहा। वैलिडेशन डेटा सेट है वो कर लिया और मैंने आपको कितना इंप्रूव करना है। यहाँ पे टर्म आप यूज करेंगे ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा सेट। आपने जो स्प्लिट किया हुआ है आप 20-30 ईपॉक्स करेंगी, क्योंकि 20-30 ईपॉक्स में आपका ट्रेनिंग डेटा सेट भी वही रहेगा और वैलिडेशन भी वही रहेगा। और उस वक्त तक आप ट्रेन करती रहेंगी जब तक कि आपका मॉडल जो है वो स्टेबल, उसकी वैलिडेशन एक्यूरेसी स्टेबल नहीं होती। ठीक है, टेस्ट जी डेटा सर। सेट। सर क्वेश्चन ये है कि वैलिडेशन तो उस वक्त यूज लेकिन नहीं अगर करते आपके जब पास और डेटा, जब लेकिन आपको अगर एक आपके से ज्यादा पास और मॉडल हो, जी, एक से ज्यादा मॉडल कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल बताइए। मल्टी मॉडल वगैरह चल रहा है आपके पास, या दो आप चला रहे हैं आर्किटेक्चर्स, तो उस वक्त ही वैलिडेशन हम टेस्ट करते हैं, वैलिडेशन सेट कर बनाते हैं। देखिए, 2 मॉडल में भी आपका यही होगा ना कि आप एक मॉडल की, हाँ, एक मॉडल डिपेंड करेगा ना आप कैसे कर रहे हैं। आप क्या एक मॉडल को ट्रेन करके उस मॉडल से आप डेटा के लेबल दोबारा असाइन करके फिर दूसरा मॉडल ट्रेन कर रहे हैं? ये जी क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा ना। जी जी। क्या आप दूसरे मॉडल में जब जा रहे हैं तो क्या आप डेटा सेट के जो ओरिजिनल लेबल्स हैं वही यूज कर रहे हैं, या लेबल पहले मॉडल से असाइन करके फिर आप दोबारा दूसरे मॉडल में उसको इनपुट दे रहे हैं? ये जब इंडिपेंडेंट चलाते हैं दोनों मॉडल्स को तो फिर वैलिडेशन रिजल्ट्स आपस में कंपेयर होते हैं, मेरा ख्याल है। नहीं 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 नहीं, आपके एक मॉडल की इनपुट दूसरे मॉडल में जा रही है या नहीं जा रही? इंडिपेंडेंट है सर। इंडिपेंडेंट है तो फिर आपके मॉडल ही 2 डिफरेंट मॉडल है, बाद में आप उनकी आउटपुट मर्ज कर रहे हैं। ठीक हो, इनसैम्बल हो जाएगा। जी जी। हाँ मैडम, आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्लियर है आपको? जी सर क्लियर है। ठीक है, चलिए फॉर कंटिन्यू करें।
Okay, we should look at the leave one out cross validation. It's a very simple cross validation technique. इसमें क्या होता है कि लूप चलाते हैं for k is equal to 1 to r. इसमें कोई भी हम एक रिकॉर्ड लेते हैं xk yk, that would be the kth record, and we temporarily remove it from the data set. Now we train the remaining data points जिसमें से हमने ये पॉइंट को लीव किया हुआ है, और उसके बाद हम इसका जो है एरर फाइंड कर लेते हैं, एंड व्हेन यू हैव डन ऑल द पॉइंट्स रिपोर्ट द मीन एरर, एंड दिस इज द डायग्राम. इसमें एंड पे हम देखते हैं यहाँ पर कि टोटल मीन स्क्वायर एरर हमने निकाला हुआ है, बॉटम पे राइट साइड पे देख रहे हैं आप, जिसमें हमारे पास जो मीन स्क्वायर एरर आ रहा है वो हर पॉइंट पे जाके पहले हर डाटा सेट को निकालने के बाद मीन स्क्वायर एरर आ रहा है, और उसके बाद एंड पे जाके जो है इसका एवरेज मीन स्क्वायर एरर निकालते हैं. तो इट्स वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, जिसमें हम डाटा सेट को 1 by 1 रिमूव करते हैं और उसके बाद हम इसकी एक्यूरेसी को कैलकुलेट करते हैं. ये प्रीवियस स्लाइड में जाके डायग्राम दोबारा एक्सप्लेन करें. डायग्राम किस चीज की है? ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम सर डिफरेंट पॉइंट्स हैं. ये बेसिकली एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल था जिसके ऊपर उस एंड्रयू ने, ये स्लाइड्स में एंड्रयू की यूज कर रहा हूँ, उसने इसमें समझाया हुआ था कि अगर हम एक एक पॉइंट्स को लीव करते हैं और उसके बाद हम पूरे डाटा सेट के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं तो किस तरीके से ये वर्क करेगा. तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है. ये y जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. सो विच काइंड ऑफ क्रॉस वैलिडेशन, हमारे पास अब दो तरह के स्कीम्स आ गई हैं डाटा पार्टीशनिंग की. एक टेस्ट सेट आ गया है और एक हमारे पास लीव वन आउट आ गया है. तो उसका डाउन साइड क्या है, कॉन्स क्या है? अनरिलायबल एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस जो अभी डिस्कशन हुई है हमारे पास, कि अगर हमारे पास 70-30 वाली रेशो आ जाती है तो हमारे पास जो बाकी वाला डाटा है उसमें हो सकता है कि डाटा हमारा ओके. तो यहाँ पे मैंने एक इस टेबल के अंदर कंपैरिजन किया हुआ है कि हमारे पास टेस्ट केस के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है. टेस्ट केस का प्रोज सबसे आसान ये है कि हमारे पास ये चीप है और वेरी सिंपल है, इसको हम रैंडम एक लगाकर हम इजीली जो है डाटा को पार्टीशन कर देते हैं. लेकिन इसका डाउन साइड इसका यही है, कॉन्स का यही है कि हमारे पास जो है डाटा की मॉडल की रिलायबिलिटी नहीं है, ओवरफिट भी हो सकता है, अंडरफिट भी हो सकता है. जो लीव वन आउट है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव इन केस ऑफ हार्डवेयर एंड इन केस ऑफ टाइम एज वेल. बट इसका जो फायदा ये है कि हमारे पास लेस बाइस्ड मेजर ऑफ टेस्ट एमएससी होता है. ये लेस बाइस्ड मेजर जो होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है. जो बायस है वो आपको डिफरेंस को शो करती है कि हम जो एक्चुअल प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं और जो एक्चुअल प्रेडिक्शन है उसके गैप को, उसके डिफरेंस को जो है बायस कहते हैं. तो लीव वन आउट के अंदर हमें ये एडवांटेज मिल जाता है कि इसके अंदर जो बायस होती है वो कम मिलती है, लेस बायस मेजर होता है इसके अंदर. समझ आ गई है या नहीं आई है? इसको आसान लफ्जों में समझें. पहला तो ये सब पिछला निकालें, पिछले से पिछली स्लाइड जो इसकी टाइटल स्लाइड थी, ये वाली सर नहीं पहली स्लाइड. आसान लफ्जों में समझाना जटा के तरीके में के करना के आसान अल्फाज में लीव, यही लीव LWO में. इसमें सिंपल सा ये लीव वन आउट नहीं, यही इसी को हाँ इसको थोड़ा आसान लफ्जों में समझाना. इसका अगर हम एल्गोरिथम देखते हैं तो ये हमारे पास एक डाटा सेट दिखाया हुआ है प्लॉट के अंदर, ठीक है. डिफरेंट पॉइंट्स पे दिए हुए हैं कि x की वैल्यू y पे y और x की वैल्यू जो है कहाँ पर जाके हमारे पास शो होगी. अगर हमने अपने डाटा सेट को ट्रेन करना है तो हमारे पास पहले जो एक टेक्निक थी वो ये थी कि हम पार्टीशन करे थे 70-30 के अंदर. अब हम 70-30 के अंदर पार्टीशन नहीं करें. क्यों? हमारे पास ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम आ रहा था. हमारे पास ये हो सकता है कि हम डाटा के अंदर वेरिएंस बहुत ज्यादा हो, कि हमारे पास जो है डाटा जो है मुख्तलिफ किस्म का ऊपर जो है जैसे कोई बड़ा मिलियंस का डाटा पड़ा है. शुरू प्रेजेंटर को मोबाइल से भी कनेक्ट करवाएं और लैपटॉप से भी, ताकि उसकी ऑडियो जो है वो कंटिन्यू रहे. तो लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम 1 by 1 डाटा को खत्म करते हैं और उसके बाद बाकी जो है पूरे
पूरे सेट की जो है वो उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उससे ये फायदा हो जाएगा, हमारे पास जो टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे। जैसे कि हम फार्मूले में देख सकते हैं कि हम एक एक जो है रिकॉर्ड को खत्म कर रहे हैं और उसके बाद जो है उसको हम पूरे के पूरे डाटा सेट को ट्रेन कर रहे हैं। तो ये अब चूंकि अगर मिलियंस में रिकॉर्ड है, डाटा ज्यादा बड़ा है, तो हमारे पास जो है कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे पास जो है मॉडल भी नहीं, जो है इसमें वो आर क्या है वास साहब? जी सर आर क्या चीज है इसके अंदर? सर आर आपका एन है या टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स? आपकी तो एक्चुअली सैंपल नहीं होगा ये, अगर डेटा सेट स्मॉल है तो सैंपल है, वैसे ये नंबर ऑफ पार्टीशंस है। तो छोटे डेटा सेट के लिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया ये सैंपल्स के लिए बताया गया है, और अगर ज्यादा बड़ा डेटा सेट होगा तो हम इसको पार्टीशन में चले जाएंगे। मसलन 5 पार्टीशन है तो उस 5 पार्टीशन में के 1 लीव आउट का मतलब है एक पार्टीशन आप साइड पे रख ले, और बाकी जो आपकी n-1 पार्टीशन, क्या यहाँ पे r-1 पार्टीशन है, उन पर आप ट्रेन करें। सर वो आगे आएगा, वो फिर के मींस आ जाता है आगे। अच्छा ठीक, नहीं चले देखते हैं आगे क्या आता है। वास साहब इसमें इसमें आर क्लियर करें कि आर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स क्या है? हैं या सर फॉर द टाइम में, क्योंकि अभी हम बेस बना रहे हैं ना सर, अभी बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, तो ये आर टोटल नंबर ऑफ सेट्स हैं। ठीक है ठीक है, अभी इसके बाद फिर एडवांस फॉर्म आ जाएगी के मींस, जिसमें हम डिफरेंट चलो, क्लस्टर्स ठीक बना है। देंगे। ये छोटा सा बिल्कुल डाटा सेट था, इसलिए इसको हमने आर ले लिया था। हम तो ये सिर्फ डायग्राम में नजर आ रहा है। तो ये टेबल जो है ये हमें शो कर रहा है इसको, इसके प्रोज एंड कॉन्स को। इसमें एंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेस हम तो बायस मेजर ऑफ। वास साहब हम तो इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें समझ नहीं आई थी। सर बाकी नहीं कर रहे, आपको तो समझ आई बाकी है, लोगों लेकिन को बाकी समझ नहीं आ कर गई रहे। होगी ना, इसलिए बाकी को समझ आ गई होगी ना, इसलिए किसी ने पूछा नहीं ना। अरे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इनको मैंने कहा था कि क्वेश्चन होंगे, आप इन्होंने नहीं किए। आगे छोटा सा एक पाइथन का कोड है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर पाइथन में अगर हमने इसको अचीव किस तरीके से करना है LOOCV को, ये हमने ये छोटी सी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हमने परफॉर्म की है। जो डाटा फ्रेम है pd.data frame, ये पांडा का एक डाटा फ्रेम हमने लिया। यहाँ पे y x1 x2 y जो है हमारे पास डिपेंडेंट सर वेरिएबल मुझे है। आवाज मेरा ख्याल आ रही है आवाज आपको अफसर? हेलो जी, अफसर आवाज आ रही है? अब मैंने नेट चेंज किया है, आई थिंक शुड बी बेटर नाउ। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, ये छोटा सा बिल्कुल स्मॉल सा एक पाइथन का कोड है, जिसमें हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म की है। y x1 और x2 की जो वैल्यूज हैं उसकी बेस के ऊपर y की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। x1 x2 की वैल्यू नजर आ रही है, y की वैल्यू नजर आ रही है। हमने इसके बाद cv इज इक्वल टू लीव वन आउट, ये वाला फंक्शन कॉल करना है, जिससे हमारी क्रॉस वैलिडेशन क्या हो रहा है। मेरी बात CV इज इक्वल टू लीव वन आउट से हमारे पास जो है क्रॉस वैलिडेशन डिफाइन हो जाएगी कि हमने किस तरह की जो है क्रॉस वैलिडेशन जो है अप्लाई करनी है। इसको अगर हम नीचे देखते हैं जहाँ पे हम ये क्रॉस वैलिडेशन अंडरस्कोर कैलकुलेट करें, यहाँ पे हमने इसको सेंड किया हुआ है। उसके बाद हमने मॉडल लिया है लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, और उसके बाद हमने इसका मीन एब्सोल्यूट मीन जो है एरर वो कैलकुलेट किया, दैट इज 3.14। फवाद भाई एक सवाल है मेरा आपसे। जी जी आवाज आ रही है फवाद? जी सर, आपकी अच्छा, बात आ रही है। थोड़ा सा मैं इसमें मेरी कंफ्यूजन ये आ रही है कि जिस तरह से हमारे पास होता है डाटा सेट इमेजेस का, उसमें हम जो आप इस वक्त जो बात कर रहे हैं कि हम जो वैलिडेट कर रहे हैं, तो वैलिडेट का मतलब यही है कि हम अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो क्या टेस्टिंग न्यूरल नेटवर्क के अंदर, मुझे नहीं पता इसमें मेरा ये वैलिड है क्वेश्चन के नहीं है, क्या न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या हम ये अप्लाई कर सकते हैं लीव वन आउट को एज अ टेस्टिंग के अंदर, ताकि हमारा जो टेस्टिंग का जो रिजल्ट है वो बेहतर हो? आई डोंट नो, माय क्वेश्चन इज maybe my question is not valid, but I just want to clear myself के क्या ये
टेस्टिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर, ये वाला मेथड जो आप बता रहे हैं? ये क्वेश्चन मैडम जी ये क्वेश्चन मैडम तैयबा ने पूछा था, यही क्वेश्चन एग्जैक्ट, कि आप न्यूरल नेटवर्क्स में आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो बेसिकली बैक प्रोपगेशन पे काम करता है। बैक प्रोपगेशन में ये होता है कि आपने एक डेटा सेट को साइड पे रख लिया, आपने उसको वैलिडेशन का नाम दे दिया, आप ट्रेनिंग से ट्रेन करते हैं और वैलिडेशन डेटा सेट से आप उसे वैलिडेट करते हैं कि उसने कितना आपने ट्रेन कर लिया है, ठीक है, कितना आपने ट्रेन कर लिया है। आप मिक्स नहीं कीजिएगा ईपॉक्स को, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपके जो 15-20 ईपॉक्स है वो वही रहेंगी। यस, आप फॉर एग्जांपल आपके पास 100 डेटा सेट है, तो आप एक को वैलिडेशन के लिए रख लें और 99 पे ट्रेनिंग करें 20 ईपॉक्स के लिए, फिर आप एक और साइड पे रख लें, फिर आप बाकी 99 पे ट्रेनिंग करें, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब ऑल क्लियर? जी सर, सब आप कर सकते हैं। ठीक सर। ओके जी, तो इसकी हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर निकला दैट इज 3.14, दैट इज वेरी लो। अगर हमारे पास एरर लो आ रहा है, अगर डिफरेंस हमारे पास कम आ रहा है प्रेडिक्शन का और हमारे पास एक्चुअल का, तो दैट मींस कि हमारे पास जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है मॉडल। इसका हमने RMSE भी निकाला है जो कि 3.6 निकला है। तो दो मेजर्स निकाले हैं, एक RMSE और एक एब्सोल्यूट एरर। तो दोनों के वैल्यू जो है वो कम है, बिलो है, 3.6 है। तो इसका मतलब ये कि हमारा मॉडल जो है वो क्रॉस वैलिडेशन के ऊपर बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम फिर दोबारा बता रहा हूँ कि वो ये आएगी कि इसमें हमारे पास जो है एक्सपेंसिव होगी और कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ेगी, कंप्यूटेशन कॉस्ट। लेकिन अब चूंकि हमारे पास GPUs आ गए हैं, सिस्टम हमारे पाज ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, तो अगर हमारे पास थोड़ा सा नॉर्मलाइज्ड डाटा है, थोड़ा सा मीडियम ह्यूज डाटा ज़्यादा नहीं है, तो इट इज़ वेरी गुड टेक्निक फॉर द पार्टीशनिंग ऑफ द डाटा। अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम जो है इन दोनों के जो अपसाइड्स हैं कि चीप भी हो हमारे पास और हमारे पास जो है लेस बायस्ड भी हो, तो वो जो टेक्निक हम यूज करेंगे वो होगी K-फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ये बड़ी आसान सी टेक्निक है, K-फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। इट रैंडमली ब्रेक द डाटा सेट इनटू K पार्टीशंस। इसको हम जो मोस्टली है वो 10 पार्टीशन में भी करते हैं, 3 पार्टीशन में भी बात करते हैं। जैसे भी सर बता रहे थे हमें कि हम इसको जो है एक जो R था वो एक क्लस्टर है या एक ग्रुप है जिसके अंदर जो है वो वैलिडेशन को वैलिडेशन की कैलकुलेशन हो रही है। इट इज ए वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। हमारे पास 3 तरह का डाटा है जिसको हमने 3 डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। फॉर द रेड पार्टीशन हम क्या करते हैं, ट्रेन ऑन all the points not in the red स्लाइड चेंज नजर नहीं आ रही, स्लाइड चेंज नजर नहीं आ रही। आ रही है? आ रही है? नहीं, अभी भी चेंज नहीं हुई। आप स्क्रीन शेयर स्टॉप करें एक दफा, फिर स्क्रीन शेयर करें। हाँ जी, अब शेयर करें। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। हाँ जी, अभी ठीक है। तो K-फोल्ड जो क्रॉस वैलिडेशन है दैट इज द बेस्ट सो फॉर। आई थिंक इस पे डॉक्टर शिराज साहब कमेंट करेंगे। K-फोल्ड जो है बेस्ट क्रॉस वैलिडेशन एक आपके पास डाटा पार्टीशन की टेक्निक है जो कि ये आपके पास चीपर भी है, जो कि हमारे पास सिंपल पार्टीशन एल्गोरिथम था, और हमारे पास जो है इसमें बायस भी कम आती है। ये है कि आप बेसिकली इट रैंडमली ब्रेक्स द डाटा सेट इनटू K पार्टीशंस। द K मींस कि इसमें हमने कितने क्लस्टर्स में, कितने पार्टीशन में इसको डिवाइड करना है। इन आवर एग्जांपल वी विल हैव K इज इक्वल टू 3। अब अगर डायग्राम में देखें तो हमारे पास 3 तरह के डाटा अवेलेबल है, रेड है, ग्रीन एंड ब्लू है। अगर हमने रेड की जो पार्टीशन है उसको ट्रेन करना, तो हम क्या करते हैं, ट्रेन ऑन ऑल द पॉइंट्स नॉट इन द रेड पार्टीशन। जो बाकी अदर 2 हैं उनको हम ट्रेन करते हैं और उसके बाद जो टेस्ट चलाते हैं हम उसको रेड के ऊपर चलाते हैं एंड फाइंड द टेस्ट सेट सम ऑफ देयर ऑन द रेड पॉइंट्स। तो ये
और इसी तरह अगर हमने ग्रीन पार्टीशन के लिए करना है तो ट्रेन ऑन ऑल द पॉइंट्स नॉट ऑन द ग्रीन पार्टीशन, और उसको जो टेस्ट सेट सम होगा वो आपके पास होगा ग्रीन पॉइंट्स के ऊपर। और इसी तरह अगर हम ब्लू की बात करते हैं तो ब्लू के पॉइंट्स को हम हटा देंगे और ट्रेन करेंगे हम आपकी जो रेस्ट ऑफ द पार्टीशन है रेड एंड ग्रीन उसके ऊपर टेस्ट करेंगे, उसके ट्रेन करेंगे और इसको हम ब्लू के ऊपर जो है इसको टेस्ट हम चला देंगे। सो इट्स वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके पास के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जो है ये भी डाटा पार्टीशनिंग की टेक्निक है जिसमें हम डाटा को के फोल्ड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। के मींस कि आपने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। मोस्टली जो लिटरेचर के अंदर मिलता है वो 10 फोल्ड्स भी होता है, हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, किसी में 3 है, किसी में n है, किसी में आपके पास अगर हम n की बात करते हैं n तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट्स कि किसमें कितनी है, तो वो आपके पास वही दोबारा जो पिछला हमारे पास टेक्निक थी वो बन जाती है। इस टेक्निक में होता क्या है, हम अगर हमने 3 हिस्से बनाए हैं रेड ग्रीन और ब्लू, तो हम अगर रेड वाले की बात करते हैं तो अगर हम जो ट्रेन करेंगे हम उसको वो करेंगे हम ग्रीन और ब्लू के ऊपर, और जो टेस्ट करेंगे हम वो करेंगे रेड के ऊपर। इसी तरह अगर ग्रीन की पार्टीशन की बात करते हैं तो ग्रीन पार्टीशनिंग के अंदर हम ट्रेन करेंगे इसको ब्लू के अंदर और रेड के अंदर डाटा सेट को, और उसको हम टेस्ट सम करेंगे ग्रीन के ऊपर एंड सो ऑन। आपका जो एल्गोरिथम है ये इसका सिंपल सा बिल्कुल एल्गोरिथम है। शफल डाटा सेट रैंडमली ताकि हमारे पास जो वेरिएंस है उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। वेरिएंस क्या है, बेसिकली वेरिएंस ये है कि हमारे पास डाटा इक्वली रैंडमाइज हो जाए, यानी कि हमारे पास जो डाटा की मीन वैल्यू है उससे जो डिफरेंट डाटा सेट है वो कितना वेरी कर रहा है, कि वेरिएंस कितना ज्यादा है, वेरिएशंस डाटा में कितना ज्यादा आती है। वो स्प्लिट द डाटा सेट इनटू के ग्रुप्स। तो पहले हमने डाटा को सेट को रैंडमली शफल कर दिया, उसके बाद इसको हमने के ग्रुप्स के अंदर 1 2 3 जितने भी हमने ग्रुप्स में करना है कर दिया। फॉर ईच यूनिक ग्रुप टेक द ग्रुप एज ए होल्ड आउट, जिसको हम टेस्ट डेटा कहते हैं, उससे हम टेस्टिंग करेंगे, और जो बाकी रिमेनिंग होगा उसको हम एज ए ट्रेनिंग डेटा यूज करेंगे। फिट द मॉडल ऑन द ट्रेनिंग सेट। जाहिर सी बात है मॉडल आपका ट्रेनिंग पे ही फिट होता है, तो अगर आपके पास रेड है तो रेड जो है जो क्लस्टर है वो उस पर टेस्टिंग होगी, और जो बाकी ग्रीन और ब्लू है उस पर आपकी जो है ट्रेनिंग होगी। एंड एवेल्युएटेड ऑन द टेस्टिंग सेट। रिटेन द एवेल्यूएशन स्कोर एंड डिस्कार्ड द मॉडल। एंड में क्या करते हैं, समराइज द स्किल ऑफ द मॉडल यूजिंग द सैंपल ऑफ द मॉडल एवेल्यूएशन स्कोर्स, जो कि हमारे पास RMSE भी हो सकता है और आपके पास एब्सोल्यूट भी हो सकता है। Here is another table। इसमें अगर आप दो पहली वाली लाइंस देखें तो वो तो सेम थी, हमारे पास टेस्ट सेट स्कोर जिसमें 60-40 वाला था, और लीव वन आउट है हमारे पास, दैट इज सेम। अब 3 डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पे बताई हुई है, 10 फोल्ड है, 3 फोल्ड है और 8 फोल्ड है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपका जो लिटरेचर है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है 10 फोल्ड को इन्होंने यूज किया है। हर डाटा सेट की हर टेक्निक की अपने प्रोज एंड कॉन्स है। 10 फोल्ड का क्या है कि बेस। जी सर। मसलन अगर हम 3 फोल्ड बना लिए हैं आपने, ठीक है जी सर। जिस तरह आपने एग्जांपल दिया रेड ग्रीन और ब्लू पे, ठीक होगा जी सर। आपने पहले रेड को रख लिया टेस्टिंग के लिए, ग्रीन और ब्लू को आपने यूज कर लिया ट्रेनिंग के लिए, ठीक होगा। जी सर। फिर आपने ग्रीन को रख लिया टेस्टिंग के लिए और रेड और ब्लू पे आपने टेस्ट कर लिया। फिर आपने ब्लू को रख लिया टेस्टिंग के लिए और रेड और ग्रीन पे आपने कर लिया ट्रेनिंग कर ली, ठीक होगा। जी बिल्कुल सर। तो इसमें तो सारा डाटा ट्रेनिंग में भी यूज हो रहा है, टेस्टिंग में भी यूज हो रहा है। जी सर। ये तो बायसनेस नहीं हो जाएगी, उसी डाटा पे ऑलरेडी आप टेस्ट कर रहे हैं, फिर लेटर ऑन दोबारा आप टेस्टिंग करके रिजल्ट लेंगे। इसका कोई क्या क्या प्रोसेस होगा इसमें सर आप कमेंट करेंगे इसके ऊपर। देखना मैं कहता हूँ मेरे पास 1000 सैंपल थे, ठीक है जी सर। और मैंने कर दिया 3 सपोज 5 फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। 5 फोल्ड का मतलब है कि 200 के सैंपल आ गए, 200 सैंपल एक में आ गए, 200 अगले में आ गए, 200 अगले में आ गए, 200 अगले में आ गए, ठीक होगा। अब इसका मतलब है 1000 सैंपल को हम ट्रेनिंग में भी यूज कर रहे हैं और टेस्टिंग में भी यूज कर रहे हैं, ठीक होगा। जी सर। तो इससे पहले ना डाटा को पहले पार्टीशन करना होता है सेपरेट, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, ठीक है।
ट्रेनिंग और टेस्ट में आपने क्रॉस वैलिडेशन से पहले डाटा को डिवाइड करना है। ठीक है। तब तो उसमें आप रेशो वाली रख लेते हैं कि 70% आप ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं और 30% आप टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो उस 30% को आप सेपरेट कर दें। अब ठीक है। जो बाकी 70% डाटा होगा ना, जी सर। आपने उस पे के फोल्ड लगाए फिर टेक्निक। ठीक है, अच्छा, ये अच्छा, इम्पोर्टेंट है, जितने सही, लोग डीप न्यूरल आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं सबके लिए यही है। सही 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 सही। ठीक हो गया कि जो आपने ट्रेनिंग के लिए सेपरेट किया ना, उस पे आप क्रॉस वैलिडेशन करके आपने अब मॉडल को ट्रेंड कर रहे हैं यहाँ पे अब। ठीक हो गया, यानी हर आप बाकी जो 70% डाटा था, हर एक पे ट्रेनिंग भी हो रही है और टेस्टिंग भी हो रही है। सही है, ये फिर टेस्टिंग वो नहीं है जो आपने, ये वो टेस्टिंग नहीं है जो आपने रिजल्ट शो करने होते हैं पेपर्स में। ठीक है, इसको हम ना सम टाइम ट्रेनिंग परफॉर्मेंस भी कहते हैं। ट्रेनिंग के दौरान जो टेस्टिंग कर रहे हैं ना, उसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है। ठीक। तो ये जब आप 5 फोल्ड बना लेते हैं या 3 फोल्ड बनाया या 10 फोल्ड बनाया, इस पे जब सारा अब बाकी 70% डाटा ट्रेन और टेस्ट हो जाता है, ठीक है, फिर आपका ये मॉडल बनेगा जो ट्रेन, जिसको हम ट्रेन मॉडल कहते हैं। अब ठीक इस ट्रेन मॉडल को फिर आपने वो जो 30% पहले सेपरेट किया था ना, उसको टेस्ट करेंगे। ठीक फिर आप परफॉर्मेंस को आप शो करेंगे अपने रिसर्च पेपर में या कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। ठीक ठीक ठीक। ये काइंडली नोट डाउन कर लें। ये नहीं है कि आपने डाटा आपने लिया 1000 सैंपल, उस पे 5 फोल्ड या 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई की, उसी में डाटा ट्रेन भी हो रहा है, उसी में टेस्टिंग भी हो रहा है, और फिर आपने उसी टेस्टिंग परफॉर्मेंस को आपने शो करना है। ये नहीं करना। ये ओवरफिट हो जाएगा, फिर बायसनेस ज्यादा हो जाएगी। नहीं नहीं, बायसनेस आ गई ना। सेम डाटा आप पहले टेस्टिंग के लिए यूज कर चुके हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और सेम को ही आगे फिर आप यूज करेंगे दोबारा टेस्टिंग में या किसी और काम के लिए। तो इसलिए जो टेस्टिंग का डाटा होता है वो हमेशा अननोन होना चाहिए। वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग वो यूज नहीं होना चाहिए। अगर ड्यूरिंग ट्रेनिंग वो डाटा यूज होगा, इट मीन फिर बायसनेस होगी। मसला ये वही है ना कि जिस तरह आपने एक सेम क्वेश्चन क्लास में करा दिया, ठीक है, जी सर। और सेम क्वेश्चन आप एग्जाम में दे देंगे तो बायसनेस आ गई ना, तो सेम टू सेम आपने दे दिया, बिल्कुल सही। तो वो तो ट्रूली सेंस में उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट नहीं होगी ना। ऐसे ही है। बेस्ट तो सर ये। जी, हाँ जी, डॉक्टर साहब, जी हाफिज जी। सर जी, इसमें आपने भी शुरू में बताया था कि जहां हमारी बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है वहां पे उन्होंने ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए अलग डाटा सेट रखा होता है। अगर पहले ही अगर डाटा सेट इस तरह से अगर अलग ही हो, क्योंकि अभी हम हाँ बात जी, कर रहे हैं कि हमारे पास डाटा सेट जो है वो 1000 एक ही फोल्डर है, उसमें लेट से उसी के अंदर उसने 1000 इमेजेस दिए हुए। अब हमने खुद ही लेने हैं 70% उसमें से और 30%। लेकिन अगर पहले से ही सेपरेट हो कि भाई ये आप हमारा पहले से सेपरेट है तो फिर आप ट्रेनिंग डाटा के ऊपर ये क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई कर लें चले ठीक हो। और वो आपको ट्रेन मॉडल दे देगा। जो बाकी 30% टेस्टिंग के लिए सेपरेट पड़ा था ना, उस टेस्टिंग डाटा को आप उस ट्रेन मॉडल पे यूज करेंगे, फिर अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके रिजल्ट पोर्ट्रे करेंगे। ठीक एक होगा? होती है या फिर एक और मॉडल। या एक और टेक्निक होती है, अगर आप पहले ट्रेनिंग और टेस्टिंग में सेपरेट नहीं करना चाहते, ठीक है, फिर एक और टेक्निक होती है। आप सारे डाटा को ट्रेनिंग टेस्टिंग में यूज कर रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन टेस्टिंग के लिए क्या डाटा यूज करेंगे, ठीक है, उसकी एक और टेक्निक होती है। वो फिर मैं किसी और टाइम डिस्कस कर लेंगे। जी शिराज साहब, आप नाम बोले। क्या सर? मॉडल की जो परफॉर्मेंस है ना ड्यूरिंग ट्रेनिंग, वो एक सेपरेट चीज है, और फिर जो मॉडल जब पूरा ट्रेन हो जाएगा फिर टेस्टिंग पे उसकी परफॉर्मेंस एक डिफरेंट चीज है। इन दो हाँ जी, बातों को बिल्कुल आप ठीक है। लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। सर बताएं दोबारा सर, समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो मॉडल की परफॉर्मेंस आप देख रहे होते हैं ना, मॉडल जी कितना जी बेहतर जी। परफॉर्म कर रहा है, जिससे हम सही कहते हैं सही वैलिडेशन एक्यूरेसी या बेस्ट वैलिडेशन एक्यूरेसी। तो सही। उसके जो स्टैटिस्टिक्स जो रिपोर्ट करने हैं या एवरेज वैलिडेशन एक्यूरेसी आ रही है, वो एक डिफरेंट चीज है। जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो फिर आप टेस्टिंग डेटा पर जो उसकी टेस्टिंग चेक करते हैं वो एक डिफरेंट चीज है। ये दो ठीक डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, इसको कंफ्यूज और मिक्स हाँ नहीं जी, करना। बिल्कुल ठीक है। तो बात कंटिन्यू करें आप।
ओके, वेरी सीरियस वार्निंग, इंटेंसिव यूज ऑफ, ये बल्कि अभी सर ने आंसर इसका दे दिया है, सारी बातें पहले हो गई। इंटेंसिव यूज ऑफ क्रॉस वैलिडेशन कैन ओवरफिट। इसके लिए छोटी सी एग्जांपल रखी थी कि इमेजिन अ डाटा सेट विद 50 रिकॉर्ड्स एंड 1000 एट्रीब्यूट्स। एक छोटा सा टेबल है हमारे पास जिसमें 50 रोज हैं और 1000 जो है कॉलम्स है हमारे पास। And we try 1000 linear regression models, multiple attributes regression model, and each one using one of the attributes. तो यार हमारे पास तकरीबन 1000 जो है मॉडल्स बन जाएंगे, हर एक एट्रीब्यूट के ऊपर एक हमारा जो है वो मॉडल ट्रेन हो जाएगा। The best of those 1000 looks good, but usually it would have looked good even if the output had been purely random. तो वही वाली बात है कि अगर हम टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग हमारे पास लिमिटेड सेम उसके अंदर हो रही होगी तो हमारे पास जो है वो मॉडल जो है ओवरफिट के ऊपर चला जाएगा और हमारे पास बायसनेस आ जाएगी। सो दैट वाज द फाइनल कंक्लूजन कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है टेक्निक्स हैं डाटा पार्टीशनिंग की। वी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक 30-70 रेशियो, then we went to the left out, then we covered leave one out, and then we consider the cross R4 data partitioning technique. Thank you very much. If you have any question, please continue. तो इज इट पॉसिबल कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाए एक सिंपल सा डाटा सेट लेके जिस पे ये सारे मेथड अप्लाई किए जाएं और उस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाए कि कौन सा मेथड बेहतर है? दूसरा, इज इट पॉसिबल, आप देखें ना, हमने रिसर्च डायरेक्शंस देखनी है ना, कि क्या इसमें भी कोई रिसर्च कर सकता है, इस टॉपिक पे भी कोई काम कर सकता है या नहीं कर सकता? ठीक हो गया? तो इज इट पॉसिबल कि हम डाटा की नेचर को देखें और उसके अकॉर्डिंगली हम प्रपोज करें कि ये मेथड बेस्ट सूटेबल रहेगा इस काम के लिए? फॉर एग्जांपल हम बेसिक डाटा की टाइप्स को अगर डिस्कस करें तो सिंपल डाटा वो होता है जो लीनियर सेपरेबल होता है, जिसको लीनियर डाटा कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नॉन लीनियर डाटा है, कॉम्प्लेक्स डाटा है, ओवरलैप डाटा है, उसके केस में कौन सी टेक्निक बेहतर होनी चाहिए? ठीक है, या कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं यार ये के फोल्ड वाला बेहतर है या लीव वन आउट वाला बेहतर है या टेस्ट सेट वाला बेहतर है? तो गूगल मेरा ख्याल है कि वेरिएंस मैटर करेगी सर बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी। ये अब आज हमने ना सबने गूगल करना है। ठीक है कि क्या कोई एक स्टैंडर्ड मेथड हम कह सकते हैं जी कि सपोज मैं थोड़ा सा आइडिया भी देता हूँ, अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है, अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो इज इट पॉसिबल कि दोनों के लिए हम डिफरेंट क्लासीफायर दूसरा परफॉर्मेंस मेजर यूज करेंगे या सेम परफॉर्मेंस मेजर होंगे? या सेम प्रॉब्लम हो, सेम डाटा हो, एक बंदे ने क्रॉस वैलिडेशन यूज किया है, दूसरे ने टेस्ट सेट यूज करके उससे बेहतर परफॉर्मेंस ले ली और वो कह रही मेरे रिजल्ट बेहतर है उससे। ठीक है, तो क्या इस तरह के रिजल्ट को भी हम हाईलाइट कर सकते हैं अपने रिसर्च पेपर्स में या नहीं करने चाहिए? ठीक है, या हम कोई ऐसा इंटेलिजेंट मेथड फाइंड आउट करें जो डाटा की नेचर को देखे और उसकी बेस पे हमें प्रपोज करे कि कौन सा मेथड बेस्ट सूटेबल होना चाहिए इस काम के लिए? सुहेल भट्टी साहब किधर हैं? इधर ही है सर। नहीं, मेरे ख्याल में है ही नहीं, उसी को ये काम देना था अभी। मैं सर कॉल कर दूं उनको? नहीं, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैं बता दूंगा। ये आज सब ने गूगल करना है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट में डिस्कशन पॉइंट रख लेते हैं कि क्या कोई इंटेलिजेंट मेथड है जो हमें प्रपोज कर सके कि कौन सा डाटा या कौन सी टाइप का डाटा तो उसके लिए कौन सा परफॉर्मेंस मेजर बेस्ट सूटेबल रहता है। ठीक है सर। क्या किसी ने कोई पहले काम किया है या नहीं किया? ठीक है,
ठीक है या सर। या अगर नहीं किया तो इज इट पॉसिबल, इस डायरेक्शन में हमें सोचना चाहिए। ठीक है, सही सर। कि कोई मसलन हम कोई हाइब्रिड मॉडल हम प्रपोज कर सकें, कोई नया परफॉर्मेंस मेजर हम प्रपोज कर दें, ठीक है, इन्हीं का कोई हाइब्रिड वर्जन प्रपोज कर दें। देखें, इन सारी डिस्कशन से हमने एट द एंड रिसर्च डायरेक्शंस ढूंढनी है हर टॉपिक पे। सर आप परफॉर्मेंस मेजर कह रहे हैं कि डाटा पार्टीशनिंग टेक्निक कह रहे हैं, जेनेरिक? यही डाटा देखिए, पार्टीशनिंग टेक्निक्स पे ही डेटा आ जाए। पार्टीशनिंग ही परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी हाँ। ना। लेकिन मेजर तो सर डिफरेंट नहीं Ultimately. होता? नहीं, ये इसी मैं सही सही सर, ठीक। इसी की बात कर रहा हूँ, डाटा पार्टीशन। ठीक है, तो सही 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 सही, ठीक। हम थोड़ा सा डेटा माइनिंग में चले जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है देखना कि इज बार इट बार हमारी पॉसिबल, ओके। मैं सर की आवाज आ रही है आपको मेरी? नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस। जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ, आपकी आवाज कट रही थी, इसलिए मैंने कहा मैं कंप्लीट कर देता हूँ। हमारा सबका यही पॉइंट होना चाहिए, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, नेक्स्ट टाइम इसी को देखेंगे कि डेटा पार्टीशनिंग के मेथड्स क्या हैं। और कुछ आपने डिस्कस कर दिए हैं, क्या कुछ रिसर्च में कुछ फाइनल चीज दी गई है, या डेटा के नेचर के मुताबिक हम अपनी पार्टीशनिंग मेथड चेंज करेंगे। तो हम इसी को डिस्कशन पॉइंट रखेंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, ओके सर। क्या इस पे भी किसी ने रिसर्च की हुई है कि कौन सा मेथड बेस्ट पार्टीशनिंग मेथड है? इस पे भी हमने सर्च करके आना है। ठीक है सर। क्या किसी ने कोई जेनेटिक एल्गोरिथम, पीएसओ, फजी जेनेटिक प्रोग्रामिंग लगा के कोई मेथड भी प्रपोज किया हुआ इनको कंबाइन करके, या नहीं किया हुआ? ठीक है, ठीक है सर। ये भी हमने ढूंढा। ये भी पॉसिबल है कि हाइब्रिड वर्जन मॉडल यूज कर दिया जाए, पहले टेस्ट सेट यूज कर लिया जाए, फिर क्रॉस वैलिडेशन यूज कर लिया जाए, और क्रॉस वैलिडेशन के अंदर हम लीव वो वन लीव वन आउट वाला क्रॉस वैलिडेशन वो यूज कर लें। ठीक है, तो क्या कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी भी बनेगी? उससे भी कोई परफॉर्मेंस, हम जनरलाइज परफॉर्मेंस को जनरलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जैसे अभी एग्जांपल दी थी ना कि हम पहले फेज में हम 70 और 30% हमने रख लिया, 70% ट्रेनिंग पे आ गया, 30% टेस्टिंग पे आ गया। ये टेस्ट सेट यहाँ पे यूज हो गया। अब 70% पे जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्रॉस वैलिडेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्रॉस वैलिडेशन में मैंने कहा जी 5 फोल्ड यूज किए हैं। अब 5 फोल्ड बन गया। अब हर फोल्ड पे जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो क्या उसके अंदर इज इट पॉसिबल कि हम लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन यूज मजीद उसके अंदर जाके कर लें? तो क्या उससे परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए, कोई पार्टीशनिंग बेहतर होनी चाहिए? यानी हमने ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देखने हैं, अभी सोचने हैं। सही है सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, या कोई इंटेलिजेंट मेथड को यूज हो। ठीक है, और सेकंड चीज आपने ये देखनी है कि जब डाटा पार्टीशन करता है वो, तो वो क्लास के बैलेंसिंग को कैसे देखता है। ठीक है, जी सर। कुछ मसलन एक डाटा है मेरे पास 1000 सैंपल थे, उसमें सपोज ये मेल फीमेल का डाटा, और उसमें सपोज जिस तरह कंप्यूटर साइंस में बायसनेस होती है कि जी मेल ज्यादा की रेशियो होती है, मेरे पास 900 स्टूडेंट हो मेल के और 100 स्टूडेंट हो फीमेल का। ठीक है, अब जब इस टाइप के डाटा को हम पार्टीशन करेंगे तो क्या करेंगे? इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कहते हैं इम्बैलेंस प्रॉब्लम, क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम। हाफिज साहब बैठे हैं ना? जी सर। हाफिज साहब ये हाफिज साहब के जिम्मे लगाए हैं कि क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, जैसे क्योंकि वो इसमें यूज, उसके पास यही प्रॉब्लम है और वो यूज कर रहा है ऑलरेडी इसको। ठीक हो गया सर। तो वो कैसे हम क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस पे भी थोड़ा सा काम कोई हाफिज साहब को जिम्मे लगा दें ताकि नेक्स्ट में वो प्रेजेंट कर दे फिर इसको। ठीक हो गया। तीसरा काम आप ये पास अब आपने करना है। पाइथन में एक डाटा, ये स्टैंडर्ड तो आप ऊपर लाइब्रेरी ऐड कर लेना, एक फाइल बना लें पाइथन के कोड की। ठीक है। उसमें कोई भी एक सिंपल डाटा सेट लोड इंपोर्ट कर लें,
और इंपोर्ट करने के बाद ये तीनों चारों मेथड जो है ना इनके लाइनें लिख दें। क्रॉस वैलिडेशन का कौन सा फंक्शन है उसका लिख दें, होल्ड आउट का लिख दें, लीव वन आउट का भी लिख दें। ठीक है, ये लाइनें लिख के तो आपने इस ग्रुप में शेयर भी कर देना है, बिल्कुल सही है सर। ताकि साथ साथ उसकी हमें पता हो कि थान में कौन सा फंक्शन यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। मेरा ख्याल है कि एक ना मेलिंग, एक ना फवाद, आपने ये करना है, जितने लोग बैठे हुए ना सबको ईमेल एड्रेस पे टू करना है और फिर उसी ईमेल के थ्रेड में आप जो ईमेल्स करते रहिएगा। सही है सर। हाँ, वहां पे फिर सेव रहेगा और हमें बेहतर होगा सर्च करना।